स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपीएम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग आपके बुक में 10वीं प्रश्नावली जो वृत्त है, जिस चैप्टर का नाम वृत्त है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले, वृत्त को स्टार्ट करने से पहले, वृत्त हम कहते किसे हैं, वृत्त में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें उसमें रेखाएं होती हैं जिन्हें जीवा कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त के अंदर का बिंदु कौन सा होता है, वृत्त के बाहर का बिंदु कौन सा होता है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, इन सब बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे चैप्टर में और प्रमेय की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए, आप लोगों ने वृत्त देखा होगा। सामान्यतः कोई भी आकृति जो गोल होती है वो वृत्त के रूप में ही होती है। तो उसमें देखिए होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक सेंटर बिंदु होता है और इस सेंटर बिंदु पर हम रखते हैं प्रकार को और इसके चारों ओर एक यूं ऐसे गोल लाइन खींचते हैं और ये गोल लाइन कहलाती है हमारा वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त। मतलब ये हुआ कि अगर इसको हमने केंद्र माना है तो इसके चारों ओर ये जो हमारा रेखा है, जो गोल सी लाइन जा रही है, इसे हम परिध कहते हैं। क्या कहते हैं? परिध। और परिध में हम किसी भी बिंदु को लेंगे, वो बिंदु चाहे जहां स्थित हो, अगर परिधि पर है तो केंद्र से वो बराबर दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब समझिए आप, इसको ये जो बिंदु से क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र। ये जो गोल गोल लाइन दिख रही है, इस लाइन को कहा जाता है परिध। ठीक। अब देखिए परिभाषा हमको पहले पढ़नी है, वृत्त किसे कहते हैं। ये हमें पहला हमारा काम यही है कि वृत्त कहते किसे हैं। तो ये एक निश्चित बिंदु होता है, ये एक बोर्ड के ऊपर एक तल में स्थित है। हम बोर्ड को एक तल मान सकते हैं, ये बोर्ड के ऊपर स्थित है। तो हम कह सकते हैं एक निश्चित तल में किसी निश्चित बिंदु से, ये बिंदु हमारा निश्चित रहेगा, प्रकार का जो नोक होगा उसको वहीं रख के तब प्रकार को घुमाएंगे। तो किसी निश्चित तल पर एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है बराबर दूरी पर। बराबर दूरी मतलब क्या है कि यहां से ये बिंदु भी बराबर दूरी पर होगा, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु भी होगा, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु भी होगा, उतनी ही दूरी पर ये बिंदु भी होगा और उतनी ही दूरी पर ये बिंदु भी होगा। मतलब आप परिधि से, केंद्र से परिधि पर आप किसी भी स्थान पर जाएंगे तो जगह यहाँ है तो यहाँ से ये दूरी, अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये दूरी, सब क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब एक निश्चित तल पर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर असंख्य बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद भी रखना है। किसी निश्चित तल में किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर असंख्य बिंदुओं का समूह, चारों ओर असंख्य बिंदुओं का समूह जो उस बिंदु से बराबर दूरी पर हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। ये ठीक है। उसके बाद फिर किसकी आती है बात? चलिए, पहला हमारा क्या हो गया? वृत्त। इसकी परिभाषा मैंने भी आपको बताई है, आपको लिख लेना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, किसी निश्चित तल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर असंख्य बिंदुओं का वो समूह जो बराबर दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। ठीक। उसके बाद फिर हम बात करेंगे त्रिज्या की। देखिए ये बिंदु जो हमारा वो क्या था? केंद्र। इसको हम ओ से दर्शा दे रहे हैं और ये हमारा एक बिंदु है परिधि का। केंद्र से अगर हम परिधि तक आते हैं तो ये जो हमारी दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। कहने का मतलब ये है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। ये दूसरी आपकी बात हो गई। दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? त्रिज्या के बारे में। आपने पढ़ा वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। दो चीजें हो गई। फिर हम आते हैं तीसरी चीज के लिए, वो हमारी कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। देखिए ये आपके पास वृत्त हो गया, यहाँ इस वृत्त का कहीं केंद्र होगा O। ठीक। अगर आप कोई ऐसी रेखा खींचें जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। चलिए हम मान ले रहे हैं ए पर और बी पर ही स्पर्श कर रही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे और उस वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए, क्या कहलाएगी? जीवा।
इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जीवा। तो यहाँ आपके जीवा की बात हो गई। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली वो रेखा जो उस वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए उसे हम जीवा कहते हैं। फिर उसके बाद बात आती है चौथा नंबर, वो हमारा है व्यास। व्यास के बारे में अध्ययन करेंगे, व्यास के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यास सामान्य रूप से तो जीवा ही होती है। क्या होती है, जीवा। जीवा ही हमारी व्यास होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन जुड़ जाता है और वो कंडीशन ये है कि जो व्यास होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। मतलब वो रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे और साथ ही साथ वृत्त के केंद्र से होकर के जाए उसे हम क्या कहेंगे, व्यास। उस रेखा को हम व्यास कहते हैं। आप कह सकते हैं किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा इसलिए होती है क्योंकि वो केंद्र से जा रही है और ये केंद्र से जाने वाली रेखा उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो दूरी हमारी आएगी, अगर इसे हम C मान लें और इसे D मान लें तो C से D तक के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी। मतलब कोई भी जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है तो उस जीवा को हम व्यास कहते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक हम लेते हैं त्रिज्यखंड। क्या लेते हैं, त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला पार्ट मान लीजिए हमारा है लघु त्रिज्यखंड और दूसरा वाला पार्ट हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, डिस्कस करेंगे इस बार। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास एक गोला हो गया, एक वृत्त हो गया, यहां इसका केंद्र हो जाएगा O। ठीक, केंद्र O पर अगर हम दो त्रिज्याओं को खींचे, दो त्रिज्याओं को मिला दें तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बनता है, कोण। ये कोण जो हमारा बनेगा वो क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। अच्छा, बात ये है कि इसको हम लघु त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं। आपको पता है कि अगर ये पूरा घूमेगा तो 360 अंश का कोण बनेगा, ये आपको बेहतर पता है। अगर कोई पूरी रेखा गोल गोल घूम रही है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये कोण पूरा 360 अंश का है, हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया है, तो अगर हम ये थोड़ी देर के लिए ये मान ले रहे हैं कि ये कोण कितना है, 60 अंश का। कितना अंश का, 60 अंश का। तो हमारे पास अभी कितना बचा, अभी हमारे पास बचा है 300 अंश। कितना अंश, 300। मतलब यहां से लेकर के ये वाला जो बड़ा वाला भाग होगा वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 300 अंश का कोण बनाएगा। और ये चूंकि ये कोण बड़ा हमको लग रहा है, बड़ा दिख रहा है, हमने निकाला, अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये पूरा कोण आएगा 300 अंश का। तो जब ये बड़ा है तो इसे कहा जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो बात हो गई हमारी लघु त्रिज्यखंड की और दीर्घ त्रिज्यखंड की। ये छोटा जो कोण बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, जो बड़ा कोण बनाएगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के बाद फिर हम आते हैं छठे टॉपिक की तरफ, वृत्तखंड। वृत्तखंड में भी दो टॉपिक बनेंगे, दो पार्ट बनेंगे। पहला लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। अब बात हो रही है कि लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक गोला हो गया, यहां पर मान लीजिए इसका केंद्र हो गया O। क्या हो गया, O। मैंने आपको बताया अगर हम परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें तो क्या बनेगी, जीवा। चलिए मान लीजिए हम यहाँ एक बिंदु ले रहे हैं A, यहाँ एक बिंदु ले रहे हैं C और इन दोनों को मिला दे रहे हैं, तो क्या बन गया, जीवा। ए बी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी के ऊपर का तरफ जो भी हिस्सा बच रहा है वृत्त का वो ज्यादा है और ए बी के नीचे का हिस्सा जो बच रहा है वो कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी के ऊपर वाला भाग ज्यादा है, बड़ा है, और रेखाखंड ए बी के नीचे वाला भाग कम है, छोटा। तो जो भाग हमारा बड़ा होता है उसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और जो भाग छोटा होता है उसे कहा जाता है लघु वृत्तखंड। ठीक,
फिर इसके बाद 7वें टॉपिक की बात आती है अभ्यंतर। ये अभ्यंतर क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। हमारे पास मान लीजिए वृत्त है, अगर हम इस वृत्त के भीतर चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहने का मतलब यह है कि हम वृत्त के भीतर अगर किसी भी बिंदु पर रहेंगे तो वो बिंदु कहाँ रहेगा, वृत्त के अभ्यंतर में। आगे आपको पहली प्रश्नावली में आवश्यकता पड़ेगी, तो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित जो बिंदु होता है वो वृत्त के भीतर होता है। उसके बाद 8वां टॉपिक हमारा आता है बहिर्भाग। बहिर्भाग किसे कहते हैं आपको बेहतर पता है। बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग। तो ऐसा कोई भी बिंदु जो वृत्त के बाहर स्थित होगा, चाहे बाहर यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, तो जो भी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा वो बिंदु बहिर्भाग में स्थित होता है। और जो भी बिंदु वृत्त के भीतर वाले तल पर स्थित होता है, वृत्त के अंदर स्थित होता है, उसे हम कहते हैं वो बिंदु अभ्यंतर में है। यहाँ से वृत्तखंड, वृत्त क्या होता है, वृत्तखंड किसे कहा था, त्रिज्य खंड क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ। कुछ प्रमेय है जो आपको बताना है, जो बहुत ही आवश्यक प्रमेय है, आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो उन प्रमेयों को पढ़ने से पहले आप एक बार जो हमने अभी तक बताया है इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा बोर्ड को साफ कर देना, फिर आप चलते हैं हम प्रमेय की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं प्रमेय की तरफ। इस टॉपिक में जो आपका पहला प्रमेय है वो है कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या कह रहा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। मतलब हमें ये दिखाना है, मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त हो गया, चलिए हम मानते हैं यहाँ पर इसका केंद्र है O, क्या हो गया इसका, ये केंद्र O हो गया। हमको दिखाना है दो जीवाएं बराबर हो। तो चलिए मान लीजिए एक जीवा हम यहाँ से ले रहे हैं, ये जीवा हमारी हो गई A और ये जीवा हो गई B। दूसरी जीवा हम यहाँ ले रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया C और ये हो गया D। तो हमें दिखाना ये है कि जो दोनों जीवाएं हैं AB और CD वे वृत्त से बराबर कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं, वृत्त से बराबर कोण बनाती हैं। साथ ही साथ हमें ये दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर। तो देखिए आपको पता है अगर कोण की बात तो पहले हमें कोण बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम कोण बनाने के लिए करते क्या है, O को A और B से मिलाएंगे और फिर O को C और D से मिलाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले आपको बेहतर पता है कि किसी भी रेखागणित के प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ चीजें लिखनी होती हैं। जो पहले चीज लिखने वाली है वो है दिया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त तथा दो जीवाएं हमको दी हुई हैं AB व CD और दोनों क्या हैं, बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। फिर हम आते हैं सिद्ध करना है। क्या क्या हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है दोनों जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बना हुआ ये कोण क्या है, बराबर। अर्थात हमें दिखाना है कोण AOB बराबर कोण COD। तो यहाँ लिखेंगे हमको सिद्ध करना है कोण AOD बराबर कोण COD। रचना, रचना हमने क्या किया है, रचना हमने O को A, B, C व D से मिलाया। ये काम हमने स्वयं से किया था, यहाँ तक का हो गया। अब हम चलते हैं उपपत्ति की तरफ। उपपत्ति देखिए हमें करना क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि OAB एक त्रिभुज बन रहा है, ODC भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो सीधे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD। OAB और OCD में देखिए आपको पता है अगर दो त्रिभुज हैं, हमें दोनों त्रिभुजों के मध्य कोई संबंध निकालना है तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका होता है उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया जाए। अगर वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो फिर हम उनकी 6 भुजाओं और 6 कोणों में बराबर का संबंध लिखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो चलते हम अपने प्रोसेस की तरफ। देखिए त्रिभुज OAB में OA क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। OCD में OC क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या।
तो आप बताइए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो OA बराबर OC हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? त्रिज्या है। ठीक है, आप इसी प्रकार देखिए O से लेकर के B तक की दूरी त्रिज्या है, O से लेकर के B तक की दूरी त्रिज्या है, दोनों एक ही वृत्त की हैं, तो OB किसके बराबर हो जाएगा? OD के हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये त्रिज्या है। यहां तक का ठीक है। आप देखिए हमको ये दिया हुआ है AB किसके बराबर है? CD के। क्यों? ये हमें दिया हुआ है, तो यहां से लिखेंगे AB बराबर CD। क्यों? दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या क्या है? किन्हीं भी दो त्रिभुजों के मध्य, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के मध्य हम यदि ये दर्शा दें कि उन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वे सर्वांग सम हो जाते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो वे सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है तो भी वे सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। यह आपने प्रश्नावली 7 में, 8 में, 9 में कई बार किया, बहुत बार किया है। तो यहां से देखिए आप, हम क्या देख रहे हैं, इन त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो हमारा नियम कौन सा लगता है? भुजा 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 या एस एस एस। तो यहां लिखेंगे एस 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 से। एस का मतलब साइड होता है, इस एस का मतलब भी साइड होता है और इस एस का अर्थ भी साइड ही होता है। मतलब साइड का अर्थ हिंदी में भुजा होता है, तो भुजा 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 से हमारे पास आया त्रिभुज OAB सर्वांग सम त्रिभुज OCD। अब अगर सर्वांग सम हो गया तो जो हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब कोण AOD बराबर कोण COD। अगर आप चाहें तो इसके बगल लिख सकते हैं BCPCT। अगर आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से हमारा ये प्रमेय प्रूव होता है, सिद्ध होता है। तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम। आप इस प्रमेय का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस प्रमेय को मिटा रहे हैं और इस प्रमेय को मिटाने के बाद हम चलते हैं प्रमेय नंबर 2 की तरफ। फिर हम चलते हैं प्रमेय 2 की तरफ। प्रमेय 2 में हमें दिया गया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। हमें ये दिखाना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त का केंद्र हो गया O, और इस वृत्त के केंद्र से हम किसी जीवा पर लंब खींच दें। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक जीवा हो गई, इस जीवा का मान लीजिए हमने नाम दे दिया A और B, और हम इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींच रहे हैं। मान लीजिए हमने लंब खींचा AM। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि ये जो लंब खींचा गया है ये इस पूरी जीवा को सम विभाजित, सम का अर्थ बराबर, विभाजित का मतलब भाग, मतलब बराबर भाग, मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता है, लिखना है, दिया है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है O वृत्त वाला केंद्र, O वृत्त वाला केंद्र तथा जीवा AB हुआ। दो चीजें हो गई। हमको ये भी दिया हुआ है कि OM लंब है किस पर? AB पर। तो यहां से हो जाएगा OM लंब AB, OM लंब AB। OM लंब AB का अर्थ है ये वाला रेखाखंड इस रेखाखंड पर लंब है। उसके बाद फिर आएंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है। तो ये हो जाएगा AM बराबर BM, ये हमें दिखाना है। उसके बाद यहाँ से हम रचना करेंगे। रचना करने का पर्पज हमारा ये है कि हम इसको किसी भी प्रकार से त्रिभुज बना लेंगे। जैसे ही त्रिभुज बनेगा ये हमारा आसान हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? A को O से मिला देंगे और B को O से मिला देंगे। तो लिखेंगे रचना में A व
बी को ओ से मिलाया, दिया है, सिद्ध करना है, रचना। फिर उसके बाद हम आएंगे उपपत्ति पर। उपपत्ति में देखिए अब आपके पास एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों को ले लीजिए, आपका आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए एम व त्रिभुज ओ बी एम में देखिए ओ ए एम और ओ बी एम, इसकी और इसकी बात हो रही है। ओ ए ओ बी के बराबर होगा, क्यों होगा? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से हमको मिलेगा ओ ए बराबर ओ बी, क्यों? त्रिज्या। फिर आप आइए देखिए ओ ए एम में रेखाखंड ए एम लंब ओ एम लंब का कार्य कर रहा है और ओ बी एम में भी ओ एम लंब का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ एम क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ओ एम अगर उभयनिष्ठ है तो यहां से हमको मिलेगा ओ एम दोनों के लिए काम कर रहा है, तो ओ एम बराबर ओ एम, क्यों? ये उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद देखिए अगर कोई भी रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो लंब होने का मतलब ये होता है कि वहां पर 90 अंश का वो कोण बनाएगी। तो अगर ये रेखा लंब है तो ये कोण भी 90 होगा और ये कोण भी 90 होगा। और आपको पता है ये वाला कोण इस त्रिभुज का है, ये वाला कोण इस त्रिभुज का है, तो इन दोनों त्रिभुजों के बीच में हमें एक एक कोण भी बराबर मिल जा रहे हैं। तो लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, और ये क्या है? ये है समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण। अब आप ध्यान दीजिए ये दो भुजाएं हो गई, ये क्या हो गया? बहुत सही, कोण। ये दो भुजाएं और ये कोण। अगर ये दो भुजा और ये कोण दोनों तो भुजों में बराबर मिल गया तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल, साइड का अर्थ है भुजा, साइड एस का मतलब साइड, साइड की हिंदी भुजा, ए फॉर एंगल, एंगल की हिंदी कोण, एस फॉर साइड, साइड का अर्थ भुजा। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम। जैसे ही दोनों सर्वांगसम हुए तो हम लिख सकते हैं सब ए एम बराबर बी एम। ये हमें सिद्ध करना था तो ये हमारा हो जाएगा इति सिद्धम। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT, और अगर ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपका ये प्रमेय कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट करिएगा, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस जो भी प्रमेय बचे हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक व कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए।